चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, शैल वी स्टार्ट? गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स, राइट? तो आई होप आप लोगों को एवरेज कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है समझ में आ चुका है। मोस्टली हमें कौन सा मेथड दिया जाता है? एवरेज कॉस्ट मेथड ही दिया जाता है। तो उस केस में हम लोग सभी जो लॉट्स खरीदे हैं उनकी टोटल कॉस्ट जो हमने पे की वो ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय अवेलेबल क्वांटिटी। क्लियर है? दैट विल गिव यू एवरेज कॉस्ट ऑफ पर शेयर। ओके फाइन। तो सेकेंड पॉइंट इज डन। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड ऑन बोनस शेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट कौन सा है? डिविडेंड ऑन बोनस शेयर्स। डिविडेंड ऑन बोनस शेयर्स, राइट डाउन। bonus shares are entitled to receive dividend from a profit bonus shares are entitled to receive dividend from a profit earned by company after its issue। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल के माध्यम से ये सेंटेंस समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24। 1 अप्रैल 2023 को डायरेक्टर्स ने, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जांपल मैं एक लिखवाऊंगा भी आपको, बस कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। डायरेक्टर्स अनाउंस्ड बोनस इशू, 1:1 अनाउंसमेंट कर दिया। ओके, तो मिस्टर ए के पास मान लो ऑलरेडी 10,000 शेयर्स है, 1 अप्रैल के पहले ही 10,000 शेयर्स है। तो क्या मिस्टर ए को बोनस शेयर्स मिलेंगे? रिकॉर्ड डेट मान लो 1 अप्रैल 2023 ही है, तो मिस्टर ए को और कितने शेयर्स मिलेंगे? बोनस शेयर्स मिलेंगे 10,000। तो अब मिस्टर ए के पास 1 अप्रैल 23 के बाद कितने शेयर्स हो जाएंगे? 20,000 शेयर्स हो जाएंगे। 10,000 उसने खरीदे थे और 10,000 नए शेयर्स कंपनी ने इशू किए। एग्जैक्टली आफ्टर दिस ऑन 30th अप्रैल 23 मान लो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। बात समझ में आ रही है? डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 डिक्लेयर्ड एंड पेड, और इसके लिए रिकॉर्ड डेट है मान लो 30 अप्रैल 23। इसके लिए रिकॉर्ड डेट कौन सा है? 30 अप्रैल 23। तो डिविडेंड किसको मिलेगा? जो भी कंपनी के शेयर्स 30 अप्रैल को होल्ड करेगा उसको डिविडेंड मिलेगा। अब आप बताइए मिस्टर ए को कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा? क्योंकि मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स है? अभी 20,000 शेयर्स है, तो पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा या सिर्फ 10,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा? तो उसको समझने के लिए हमें ये लाइन समझना जरूरी है। बोनस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम अ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी आफ्टर इट्स इशू। दोस्तों बोनस शेयर्स इशू कब हुए हैं?
मान लो 1 अप्रैल को ही हुआ है, तो दोस्तों 1 अप्रैल 23 के बाद के प्रॉफिट जो कंपनी के हैं उसमें से डिविडेंड बांटा तो ही डिविडेंड मिलेगा बोनस शेयर्स के ऊपर। अदरवाइज उसके पहले के प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर्स उस वक्त एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं। बोनस शेयर्स पैदा कब हुए? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो हाउ कैन दे रिसीव डिविडेंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर? कंपनी तो लूट जाएगा। यहां पे कंपनी क्या बोल रहा है कि बोनस शेयर्स एग्जिस्टेंस में आए कब? 23-24 में। तो उसके बाद कमाए हुए प्रॉफिट अगर है तो हम उसको डिविडेंड करके बांट सकते हैं बोनस शेयर्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले वाले प्रॉफिट हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहां पे हमें बोनस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं लेना है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको समझ के कैलकुलेशन करना है। यानी बोनस शेयर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अप्रैल 2023 के बाद कमाए हुए प्रॉफिट्स बांट रहे हैं कंपनी वाले, तो ही उसके ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट करना है। नहीं तो मैं यहां पे डिविडेंड कितने शेयर्स पे कैलकुलेट करूंगा? 10,000 शेयर्स पे। एंड अगर मान लो बाद में 30 जून 23 को Q1 से इंटरिम डिविडेंड दिया तो डायरेक्टर लोगों ने 30 जून 23 को अनाउंसमेंट कर दिया कि Q1 के प्रॉफिट में से हम 5% का इंटरिम डिविडेंड देंगे, तो क्या वो बोनस शेयर्स पे भी डिविडेंड मिलेगा? आंसर इज यस। वंस यू इशू द बोनस शेयर्स, उसके बाद कमाए हुए प्रॉफिट कंपनी बांट रही है, तो बोनस शेयर्स पे डिविडेंड कैलकुलेट करो और रिसीव करो। बट उसके पहले के प्रॉफिट बांटे जा रहे हैं तो आप बोनस शेयर्स पे डिविडेंड मत लेना। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड अगर बोनस शेयर्स इशू करने के बाद, देखो पहले बोनस शेयर्स इशू करने के बाद डिविडेंड बांटना जरूरी है। ऐसे सिचुएशन में हमें सोचना है कि हमें ओरिजिनल होल्डिंग पे डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये शेयर्स पहले से कंपनी ने इशू कर रखे थे। लॉन्ग बैक 10 साल 20 साल पहले के शेयर्स होंगे। वो ऐसे किसी के पास से घूमते घूमते मेरे पास भले ही आए होंगे, बट वो इशूड कब है? कंपनी के द्वारा। बहुत पुराने शेयर्स हैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? अब रिलायंस के शेयर्स कब इशू किए होंगे? बहुत पहले। उसके बाद वो किसी ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा। भले मैं आज रिलायंस के शेयर्स खरीद रहा हूं, लेकिन वो शेयर्स कंपनी के द्वारा कब इशू है? लॉन्ग बैक। एग्जैक्टली आई डोंट नो द डेट, बट लॉन्ग बैक कभी इशू होएगा ना। रिलायंस कब की कंपनी है? समझ में आ रही है बात? हाँ, लेकिन रिलायंस ने अभी जो बोनस शेयर्स इशू किए वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में किए? इस फाइनेंशियल ईयर में किए। तो इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट बांटा जा रहा है तो बोनस शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। बट अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल होल्डिंग पे डिविडेंड कैलकुलेट करना है। बोनस शेयर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स बिकॉज एट दैट टाइम बोनस शेयर्स वर नॉट देयर ना। सिंपल है ना बच्चों? एट दैट टाइम बोनस शेयर्स कहां पे थे? बोनस शेयर्स तो अभी एग्जिस्टेंस में आए, तो उसके बाद शेयर्स इशू होने के बाद उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा ना। शेयर्स इशू होने के पहले के ईयर का प्रॉफिट में उनके ऊपर क्यों बांटू? क्लियर है कि नहीं? तो बोनस शेयर्स के केस में ये चीज आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो मैं इसका एक एग्जांपल लिखवाता हूं सो दैट फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। यानी ये भी झंझट है आगे जाके। आपको कंपनी पहले बोनस शेयर्स देगी और बाद में डिविडेंड का एडजस्टमेंट देगी, तो आपको देखना है कि वो डिविडेंड कौन से पीरियड का है। बोनस शेयर्स के ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ध्यान में क्या रखना है? बोनस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड आफ्टर द डेट ऑफ इट्स इशू। बराबर है ना? वो जिस दिन को इशू किए गए हैं उसके बाद कमाए हुए प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा रहा है, तो बोनस शेयर्स गुड टू गो, डिविडेंड बोनस शेयर्स पे भी देगी कंपनी। बट अगर प्रॉफिट्स पहले कमाए हैं, जो बांटे हुए प्रॉफिट्स है ना, वो बोनस शेयर्स इशू करने के पहले कमाए हैं कंपनी ने। अभी आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? कंपनी प्रॉफिट कौन से ईयर का बांट रही है वो हमें देखना है, वो बताया जाता है आपको क्वेश्चन में। मोस्टली फाइनल डिविडेंड्स, मतलब कौन सा डिविडेंड? डिविडेंड ऑफ द प्रॉफिट अर्नड इन द प्रीवियस ईयर बट डिक्लेयर्ड इन द करंट ईयर। फाइनल डिविडेंड बोनस शेयर्स पे नहीं देना है। हाँ, बट इंटरिम डिविडेंड है तो बोनस शेयर्स पे भी देना है। क्लियर है क्या? बट वो पीरियड अगर क्लियर कट मेंशन्ड है तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। पीरियड मेंशन नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर बात कर रहा है, तो इंटरिम डिविडेंड हमें बोनस शेयर्स पे देना है, फाइनल डिविडेंड हमें बोनस शेयर्स पे नहीं देना है। ठीक है ना? चलो, तो इसका एक एग्जांपल लिखवाता हूं मैं, राइट डाउन।
देखो अभी एक एक पॉइंट बढ़ता जा रहा है। इसी मतलब मैं हमेशा आपको पहले दिन से बोलते आया हूं ना कि बच्चे इसको डिफिकल्ट चैप्टर बोलते हैं, फ्यूचर में कंफ्यूजन बहुत सारे होने वाले हैं। अभी क्या 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 चीजें मैं संभालू, ठीक है ना, सॉर्ट करके पढ़ो टॉपिक को। मैंने बोला ना घर में बैठ के सोचना है कि मैं कौन से पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं यहां पे। डिविडेंड ऑन बोनस शेयर्स, यानी बोनस शेयर पे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस बात की चर्चा हो रही है। इसका जवाब सिंपल है, कौन सा डिविडेंड मिलेगा बोनस शेयर्स पे? बोनस शेयर जिस दिन इशू हुआ है ना, उस दिन के बाद कमाए हुआ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बोनस शेयर्स पे भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी। बट अगर उस दिन के पहले का प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो कंपनी खुद बोनस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं देती। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 23 को इशू हुए हैं। कंपनी कौन से फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड बांट रही है? 22-23 का। और बोनस शेयर्स आए कब एग्जिस्टेंस में? 23-24 में। दोस्तों कंपनी डिविडेंड बांट रही है 22-23 के प्रॉफिट्स का, यानी इस पीरियड में कमाए हुए प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जा रहा है। और बोनस शेयर इशू हुए हैं 23-24 में, तो दोस्तों बोनस शेयर पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ, ओरिजिनल शेयर्स जो है आपके, जिसके ऊपर आपको ये बोनस शेयर्स मिले हैं, ओरिजिनल शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। बोनस शेयर पे डिविडेंड नहीं देगी कंपनी, सामने से पे ही नहीं करेगी कंपनी। क्यों? क्योंकि ये शेयर एग्जिस्टेंस में आए कब? 1 अप्रैल 23 के बाद। तो ये पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 23 के बाद। तो प्रॉफिट भी इसको कौन सा मिलेगा? 23-24 ऑनवर्ड्स। समझ में आ रहा है क्या? बट ये ओरिजिनल शेयर कब से है? लॉन्ग बैक। भले ही आपने ये शेयर में भी 31 मार्च को खरीदे होंगे, आई डोंट केयर, एग्जिस्टेंस में है ना वो, किसी दूसरे के पास थे ना वो। अरे आर यू गेटिंग इट? मान लो ये ओरिजिनल शेयर्स मैंने 31 मार्च 23 को खरीदे हैं, तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा ओरिजिनल शेयर्स पे? वो रिकॉर्ड करता है डिविडेंड डिक्लेरेशन का डेट क्या है, सॉरी आपका रिकॉर्ड डेट क्या है डिविडेंड का। रिकॉर्ड डेट मैंने कौन सा बोला था? 30 अप्रैल बोला था। तो 30 अप्रैल को तो मेरे पास ये ओरिजिनल शेयर्स भी है, ये बोनस शेयर्स भी है। तो गलती से आप लोग बोनस शेयर्स लेके डिविडेंड कैलकुलेट करोगे, नहीं करना है। बोनस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? 22-23 का। और बोनस शेयर्स इशू कब हुए हैं? 23-24 का। तो बोनस शेयर्स एंटाइटल ही नहीं करते इस डिविडेंड को, तो कंपनी आपको बस खाली ओरिजिनल शेयर्स पे डिविडेंड देगी। क्लियर है क्या? चलो सर, अभी क्या मतलब बोनस शेयर्स इशू करने की बात हो रही थी, अब आप बोनस शेयर इशू कर चुके हो। अब बात कौन सी हो रही है? बोनस शेयर्स पे डिविडेंड कब मिलता है? कब मिलता है? आफ्टर इट्स इशू। बात खत्म। यानी वो वाले प्रॉफिट्स कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने के बाद कमाए हुए प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांट रही है, तो कंपनी बोनस शेयर्स कंसिडर करके डिविडेंड देगी। समझ में आ रहा है? बट अगर उसके पहले के प्रॉफिट्स बांटे जा रहे हैं, तो कंपनी बोनस शेयर्स पे डिविडेंड पे नहीं करेगी, खाली ओरिजिनल शेयर्स पे आपको डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड की बात चल रही है अभी। ओके, गॉट इट माय फ्रेंड्स? डोंट वरी, अभी हम एग्जांपल्स बहुत सारे सॉल्व करने वाले। ओनली 10% भी यहाँ पे समझ में आया तो भी बहुत है। राइट डाउन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखवाता हूं। घर जाना है, शांत दिमाग से इस सब चीजों के बारे में सोचना है। क्या लिखवाया है सर ने, एकदम ठंडा दिमाग रखना है। पर्टिकुलर पीरियड का ही मिलेगा। फिर अगर मान लो 6 महीने के बाद बोनस इशू हुआ है, तो पूरे साल का प्रॉफिट अगर बांटा जा रहा है, तो उसमें से आधे साल का प्रॉफिट में से ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा आपको। कभी भी बोनस इशू होने के बाद ही उसके बाद के प्रॉफिट्स का डिविडेंड मिलेगा। तो मान लो बीच में ही बराबर बोनस इशू हुआ है, तो भले ही डिविडेंड का रेट 10% है, तो बोनस शेयर पे रेट कैलकुलेट करते समय वो 5% कैलकुलेट करेंगे। समझा? फाइन, पूरे साल का नहीं मिलेगा, आफ्टर इट्स इशू, खत्म। ओके, चलो क्या लिखना था मुझे? एग्जाम्पल, राइट डाउन। सपोज बोनस शेयर्स आर इशूड
in 23 in financial year 23-24 and after its issue company declared dividend out of profit of financial year 22-23. In this case, dividend will be received on original shares only. Dividend will be received on original shares only. Don't calculate dividend on bonus shares even if you are holding it on record date. समझ में आई बात? In above example, if company declared interim dividend out of profits of financial year 23-24. समझ में आ रहा है? Then bonus shares are also entitled for dividend. Bonus shares are also entitled for dividend. बात पकड़ में आ गई दोस्तों? Here dividend will be received for both original as well as bonus shares. Here dividend will be received for both original as well as bonus shares. बात समझ में आई दोस्तों? क्लियर है? चलो एग्जाम्पल में इसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है तो एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है अपने आप समझ में आ जाएगा। चलेगा? एनी डाउट इन दिस? चलो, खाना कुछ ज़्यादा हो गया क्या?
नहीं ना। चलो लेट्स गो अहेड, इसके ऊपर एक एग्जांपल और देखते हैं, रुको, अपने क्लास नोट्स में एक एग्जांपल है वो देखेंगे। राइट डाउन एग्जांपल ऑन पेज नंबर 9। एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 9, यहां पे लिखते समय ऐसा ही लिखना है, एग्जाम्पल ऑन पेज 9 ऑफ क्लास नोट्स। मिस्टर एक्स परचेज 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 each। ध्यान देना है, मिस्टर एक्स परचेज 1000 shares of ₹100 each at 105 on 30th June 17। सब लोगों को डेट समझ में आया? पहली दफा मिस्टर एक्स ने परचेस किया है कंपनी का शेयर, कितने शेयर्स खरीदे हैं? 1000 शेयर्स 105 रुपए में खरीदे हैं। कौन से तारीख को? 30 जून 17 को। इसके पहले हमारे पास कोई शेयर्स नहीं थे। अब ये 1000 शेयर्स मिस्टर एक्स ने पहली दफा खरीदे हैं, लेकिन किसके पास से खरीदे हैं? ऑब्वियसली मार्केट से खरीदे हैं। तो कंपनी ने ये 1000 शेयर्स कब इशू किए होंगे? उसका एग्जैक्ट डेट अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि लॉन्ग बैक कभी इशू किए होंगे। शेयर्स घूमते 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 अभी किसके पास आए हैं? मेरे पास आए हैं। मेरे पास अभी 1000 शेयर्स है इस कंपनी के 30 जून से आगे। ऑन 31 जुलाई 2017 डायरेक्टर्स अनाउंस्ड अ बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 को कैसे पढ़ोगे? 2 शेयर के बदले 1 शेयर, मतलब 1000 शेयर्स को कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? 500। क्या 500 की कोई एंट्री होगी? नहीं, सिर्फ क्वांटिटी कॉलम अपडेट करेंगे, एवरेज कॉस्ट घट के नीचे आ जाएगा। 1,05,000 में मैंने कितने शेयर्स खरीदे हैं? पहले 1000 खरीदे थे, अब कितने हो जाएंगे? 1500 हो जाएंगे। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1500, मेरा एवरेज प्राइस आ जाएगा 70 रुपए। क्लियर है क्या दोस्तों? बोलो बच्चों। फाइन, यानी बोनस शेयर्स मिलने की कोई एंट्री नहीं होगी। रिकॉर्ड डेट फॉर बोनस शेयर्स इज 30th जून। अरे ये पहले देखना चाहिए था। चलो खैर, लकीली हमें बोनस शेयर्स हमने मिले हैं ऐसा माना। रिकॉर्ड डेट के हिसाब पे, रिकॉर्ड डेट के ऊपर वो आधारित है। 30 जून को हमारे पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स। तो हमें बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। 1000 में कितने मिले? 500 बोनस शेयर्स मिल गए। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो दोस्तों ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितना हुआ 30 जून को? 1,05,000 रुपए। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड बोनस शेयर्स के लिए क्या एंट्री होगी? नो एंट्री विल बी पास्ड, ओनली क्वांटिटी कॉलम विल बी अपडेटेड। इज इट राइट और नॉट? अरे बोलो। तो हमें यहां पे लिखना है जर्नल एंट्री फॉर परचेस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स। जर्नल एंट्री फॉर परचेस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स। तारीख कौन सी होगी? 30 जून 17। बोलो बच्चों, क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट $1,05,000 कैसे आया समझा सबको? 1000 शेयर्स 105 रुपए के। जब हम शेयर्स खरीदते हैं कोई एडिशनल अमाउंट एज ए डिविडेंड हमें नहीं देनी है। जब हम बेचते हैं तो कोई एडिशनल अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज डिविडेंड का पेमेंट सर्टेन नहीं है। जिसके नसीब में डिविडेंड है उसी को मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो परचेस सेल का अकाउंटिंग बिल्कुल आसान है, बराबर है कि नहीं? उसके बाद 31 जुलाई को नो एंट्री फॉर बोनस शेयर्स, बराबर है ना? बट बोनस शेयर्स हमें मिले हैं। नो एंट्री फॉर बोनस शेयर्स ऑफ 500। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ क्वांटिटी कॉलम अपडेट होगा। ओनली क्वांटिटी कॉलम अपडेटेड, लिख के रखो, ओनली क्वांटिटी कॉलम अपडेटेड। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर मैं बनाता तो क्वांटिटी कॉलम अपडेट कर देता। समझे क्या बच्चों? आगे बढ़ू क्या?
Suppose in above example, if directors also announced a dividend of 10% for financial year 16-17, whether bonus shares are entitled to receive this dividend? बोनस शेयर्स कब इशू हुए हैं? 17-18 में। देखो ना, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 17-18, और डिविडेंड कौन से पीरियड का बांटा जा रहा है? तो बताइए, बोनस शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा क्या? ओरिजिनल शेयर्स पे मिलेगा क्या? क्यों? रिकॉर्ड डेट पे हम वो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ऐसा एज्यूम करेंगे। अभी यहाँ पे डेट ऑफ रिकॉर्ड डेट नहीं दिया है, प्लस डेट ऑफ डिक्लेरेशन भी नहीं दिया है, बट अगर मान लो रिकॉर्ड डेट 31 जुलाई है, 31 जुलाई के बाद ही हुआ ना ये अनाउंसमेंट, तो 31 जुलाई के बाद मान लो 31 अगस्त को ये अनाउंसमेंट हुआ है, तो रिकॉर्ड डेट कौन सा मानेंगे? 31 अगस्त। 31 अगस्त के दिन हमारे पास बोनस शेयर्स भी है, ओरिजिनल शेयर्स भी है, बोलो हाँ या ना? बट डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कौन से शेयर्स पे मिलेगा? ओरिजिनल शेयर्स पे ही मिलेगा। क्लियर है क्या दोस्तों? तो हाँ, अब बात करते हैं डिविडेंड के अकाउंटिंग की। ओरिजिनल शेयर्स पे अभी जो डिविडेंड मिलेगा वो कौन से प्रकार का डिविडेंड है? ओरिजिनल शेयर्स आपने एक्वायर कब किए हैं? 30 जून 17 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 में। और डिविडेंड कौन से पीरियड का बांटा जा रहा है? 16-17 का। तो बात पकड़ में आ रही है क्या? तो दिस इज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो एंट्री क्या मारोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना डिविडेंड मिलेगा? 100 रुपए फेस वैल्यू मान के है, दिया हुआ है 1000 इंटू 100 इंटू 10%, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए डिविडेंड मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंट्री होगी। तो इसको लिखते हैं प्रॉपरली। ओके, एक्चुअली आपके पास नोट्स होते तो मैं यहाँ पे ही लिखवाने वाला था, बट अभी नोट्स की कॉपी आपके पास नहीं है तो बुक में लिखवा रहा हूँ, चलेगा ना? तो लिखिए, since dividend is for financial year 16-17, it will be paid for original shares only, and no dividend on bonus shares। करेक्ट है ना दोस्तों? अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट इज इक्वल टू 1000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज की फेस वैल्यू इंटू 10%, विच इज इक्वल टू रुपीज 10,000। बराबर है क्या दोस्तों? चलो चलो, अब इसकी जर्नल एंट्री। सिंस ओरिजिनल शेयर्स acquired in financial year 17-18 and dividend is of financial year 16-17, this is pre-acquisition डिविडेंड। दोस्तों, जो मैटर हमने डिस्कस की वो क्लियर हुए क्या? देखो, बोनस शेयर्स पे डिविडेंड ही नहीं मिलेगा, ओके, मिलेगा ओरिजिनल शेयर्स पे। अब ओरिजिनल शेयर्स के डिविडेंड का अकाउंटिंग कैसे करना है, उसके लिए हमें वो पहला वाला पॉइंट पढ़ना था, अकाउंटिंग ऑफ ए डिविडेंड। इफ इट इज कैपिटल रिसीट, सॉरी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, देन देयरफॉर जर्नल एंट्री, बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। सभी चीजों के बारे में ठंडा दिमाग रख के सोचना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, सॉर्ट हो गया मैटर? ओके,
एंड अगली बार मान लो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता तो क्या बोनस शेयर्स पे मिलता? इंटरिम डिविडेंड मान लो 30 जून के बाद का ही है, 30 जून के बाद का ही है, तो मेन शेयर्स के लिए भी वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो जाएगा, एंड बोनस शेयर्स के लिए तो ऑब्वियसली पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ही होगा, क्योंकि उसके पहले के पीरियड के प्रॉफिट बोनस शेयर्स पे कंपनी के द्वारा ही नहीं दिए जाते, तो आपको मिलने का संबंध ही नहीं आता है। क्लियर है ना? कंपनी का उसूल सिंपल है, बोनस शेयर्स आए कब, पैदा कब हुए? 17-18 में, तो 17-18 से आगे का प्रॉफिट मिलेगा उसको, 16-17 का प्रॉफिट उसके ऊपर नहीं बांटा जाएगा, नहीं तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा ना। एक तो बोनस शेयर दिया ही है, उसके ऊपर आप वापस से डिविडेंड भी ले रहे हो, डबल फायदा हो जाएगा आपका। ओके, तो बोनस शेयर्स आर एंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड आफ्टर इट्स इशू। समझ में आया? चलो, रुजुल क्या हुआ? इज इट इजी और डिफिकल्ट? इसके पहले के लेक्चर देखे? देखने हैं, बैकलॉग नहीं रखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। एक बार पीछे पड़ गए तो पीछे पड़ेंगे हमेशा के लिए, ठीक है ना? किसी भी हालत में पीछे नहीं पड़ना है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, डेली लेक्चर्स अटेंड करने हैं और जो पढ़ाया है उसकी घर जाके पढ़ाई करनी है। अगर हो सके अपने बिजी समय में से थोड़ा समय निकाल सकते हो तो सॉल्व करो, जो जो एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इतना ही करना है, इतना सिंपल है। सीए कोर्स पास करना कितना सिंपल है, इतना सिंपल है। घर जाके कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। देखो अपना कोर्स जो कंसिस्टेंट है वही सिलेबस को कंप्लीट कर पाएगा। कंसिस्टेंसी मतलब रोज पढ़ना पड़ेगा, घर जाना है रोज पढ़ना है, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ओके, पता है ये लोग कभी डरते नहीं है फ्यूचर के बारे में सोच के। मुझे कभी डर नहीं लगता है मेरे बिजनेस कभी बंद हुआ तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इससे भी खराब दिन मैंने देखे हैं पढ़ाई करते समय, और आप भी वैसे ही कर रहे हो। क्या लाइफ है क्या अपनी? कुछ भी नहीं। सुबह 8 बजे उठ के यहाँ पे आके बैठना है, शाम को 6 बजे घर जाने के बाद फिर से बैग ओपन करना है। कितना सेल्फ कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर। सीए बनने वाले सभी लोगों ने सेल्फ कंट्रोल किया, इसलिए वो सीए बने, याद रखना। कभी ऐसे मत सोचना ये लकीली सीईओ है। सीए को देखने के बाद रिस्पेक्ट आनी चाहिए, ठीक है ना? ये बंदा सीए बना है मतलब इसमें बहुत सारा डिसिप्लिन भरा है, कोई लकीली सीए नहीं बना है। मैं लिख के दे सकता हूँ। हाँ, बोलने के लिए कुछ लोग बोल सकते कि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की और मैं सीए बन गया। झूठ है, बहुत पढ़े होते वो, ठीक है ना? नहीं तो पैदाइशी होशियार होंगे, बट फिर भी उनको देखो, मुझे अगर मेरे जैसे सीधे साधे इंसान को अगर 12 घंटे पढ़ना है तो होशियार चंद बच्चे को 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ वो 2 घंटे वाला है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन विदाउट डेली एफर्ट इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ लोगों को क्या लगता है कि मैं दिन में 10-10 घंटे पढ़ता भी नहीं था, ऐसा कोई कमेंट करेगा। लेकिन उनका आप ये चीज नहीं देखते हो कि वो हर रोज पढ़ते थे पहले से। प्रॉब्लम क्या है, हम पहले वाले 6 महीने में नहीं पढ़ेंगे और आखिरी वाले 2 महीनों में 16-16 घंटे बैठना है। ऐसा कभी होता है क्या? जिसको पहले से पढ़ने की आदत नहीं है वो आखिर में 16 घंटे कैसे? इतना कंट्रोल नहीं होता है किसी के पास। आदतें हैं, हमें आदत बदलने के लिए कम से कम लोग बोलते हैं कि 21 दिन लगते हैं। कोई भी आदत आपको चेंज करनी है तो, मतलब अभी आप लेट उठते हो मान लो, तो वो चेंज करना है तो आपको 21 दिन रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। 21 दिन कंट्रोल करो, फिर उसके बाद आपको कोई उठाने के लिए नहीं आएगा, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उठ जाओगे उस टाइम को। आपकी मेंटेलिटी तैयार हो जाती है फिर। ऐसा लोग बोलते हैं। 21 दिन का फॉर्मूला आई डोंट अंडरस्टैंड, बट लोग बोलते हैं। इनडायरेक्टली क्या, कंसिस्टेंटली करो, ठीक है ना? तो डरना नहीं है, कर पाएंगे हम लोग आराम से। और ऐसा कुछ नहीं है कि क्लासेस किए तो ही, अच्छा क्लास किया तो हो जाएगा। क्लास में देखो जो सर बोल रहे हो वो आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए, ऐसा वाला क्लास होना चाहिए। चाहे फिर मैं पढ़ाने वाला हूँ या कोई दूसरा हो, आपने यही क्लास पर्टिकुलर किया इसलिए आप पास हो जाओगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ। मेहनत आपको करनी है, बस क्लास में क्या देखना है कि सर बराबर पढ़ाते हैं कि नहीं, सर जो बोलते हैं वो मेरे तरफ पहुंचता है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स आपने ऐसे भी देखे होंगे, कुछ आपने 11-12 में सर आते हैं, बड़बड़ करते हैं और जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। नहीं तो कुछ टीचर्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही ज़्यादा बोलते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपके समय की कीमत होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है बस। बाकी क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा वही किसी दूसरे क्लास में वही सर पढ़ाएंगे,
कंसेप्ट तो वही है ना, वही पढ़ना है, वो भी सीए हम भी सीए। क्लासेस के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट नहीं है, याद रखना, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, ठीक है। फाइन, आई होप कि आप लोग कर लोगे। एंड खुश रहो यार, डोंट कंसिडर दिस एज अ ऑब्लिगेशन, कंसिडर दिस एज अ चैलेंज एंड एंजॉय इट। वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग दिस यू विल लव इट, बिलीव में। और उसके बाद आप लोग ना जिंदगी में कभी पीछे नहीं पड़ोगे। मैं इतना यकीन से आपको कह सकता हूँ, सीए बनने के बाद आप डरोगे नहीं किसी मैटर से। मुझे बिल्कुल कभी किसी चीज़ के बारे में डर नहीं लगता। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो गया, बिजनेस बंद पड़ गया, क्या करेंगे? सीए हो यार, कुछ तो कर लूँगा, कुछ तो कर लूँगा कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस आता है अपने को। इंस्टीट्यूट तब तक आपको पास ही नहीं करता है जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपको, ठीक है। तो जो पास हुआ है ना उसके में उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, समझ लो। डेरर होना है आपको। डरते क्यों हो? कितना डरोगे लाइफ से? ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, करूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। खुद पे भरोसा रखो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। कोई नया कंसेप्ट आया तो डरते हैं हम लोग, डरो मत। क्या है, कंसेप्ट ही तो है, मुझे समझना है, सुनना है आराम से। नहीं समझा तो सर को पूछना है। कितना सिंपल है, लाइफ इज सो सिंपल, यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। डरो मत, रिलैक्स, पेशेंस रखो, शांत दिमाग रखो, हमेशा शांत दिमाग रखना है। डरना बिल्कुल नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बुक आए, कोई भी, कभी कभार होता है, देखो अकाउंट्स का मॉड्यूल इतना बड़ा दिखता है, देखते ही मतलब ये सब पढ़ना है, नहीं। शुरू करो, 10 पेजेस होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, और एक दिन आप प्राउड से बताओगे ये मैंने खत्म किया है। मेरे पास है, देखो अभी कभी आपको समय मिला ना तो फोटो भेज देता हूँ। हमारा एक शाहपुर में पुराना वाला घर है, वहाँ पे मैंने कबर्ड रखा है। उस कबर्ड में मेरे सीए के सारे बुक्स हैं। कभी रिलेटिव वगैरह आ जाते हैं खास एकदम, तो उनको वहाँ पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ, ये देख, ये पढ़ा है मैंने। मेहनत है यार, मेहनत। कभी और देख के प्राउड फील होता है, इतना पढ़ा है मैंने। पढ़ा है नहीं पढ़ा है आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, बट बहुत बुक्स है। आईसीए के मॉड्यूल्स भी है हमारे, ठीक है। आईसीए के मॉड्यूल को ही एक दूसरे के ऊपर लगा के देख लो, इंटर के कितने होते हैं। अभी तो आपको 6 सब्जेक्ट है, इसके पहले 8 थे। एनीवे, लेकिन सिलेबस अच्छा डिजाइन किया है, आई अप्रिशिएट इंस्टीट्यूट फॉर दिस। कम लोड थोड़ा कम हुआ है ना, अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। लेकिन क्वालिटी स्टडी देखो, जब से सिलेबस कम हुआ है तब से रिजल्ट भी कम आया है, ये बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो, ठीक है। मतलब अभी चीज़ें डीप में जाके पढ़नी है आपको, ओके। करेंगे यार, आप बस भरोसा रखो। आप मैंने जो बताई हुआ है ना वही फॉर्मूला यूज़ करो बस। अकाउंट्स का रोज जो मैं पढ़ाता हूँ घर जाके पढ़ना है, नेक्स्ट डे अंडरस्टैंडिंग वुड बी बेटर। अभी कल हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो इमेजिन आज घर जाके आप ये पढ़ के आते हो, तो जब इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे ना तब आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। कंसिस्टेंसी रखो यार बस, बाकी कुछ नहीं। बोलने में आसान है, समझने में आसान है, टूटेंगे भी हम लोग। कभी कभार ऐसा होगा कि शाम को 6 बजे आप इतने थक जाते हो, घर जाके बुक ओपन करने का मन नहीं करेगा, फिर भी पुश योरसेल्फ करो। एक बार आपने बुक ओपन किया ना, 5 मिनट बैठो वहां पे, उसके बाद आपका कंटिन्यू हो जाएगा पढ़ाई। देख लेना मेरी बात। अगर आप सोचते रहोगे ना तो सोचते ही रहोगे। ऐसे ही लोग होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जो सोचते ही है बस, करते कुछ नहीं है। सिर्फ सोचने वाला कभी आगे नहीं जाता है। एक्ट करो, उठाओ बुक डायरेक्टली, ज्यादा सोचना ही नहीं है। उठाना है बुक, बैठ जाना है, खत्म। ज्यादा सोचोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलो, पोस्टपोन मत करो काम को, लेक्चर बैकलॉग मत रखो, लेक्चर खत्म करना है, नहीं तो वो रह ही जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। चलो, कल अभी छुट्टी है। कल मैं बोलता हूँ हमेशा संडे शुड बी केप्ट फॉर एंजॉयमेंट, बिकॉज हम वीक में बहुत मेहनत करते हैं। माइंड है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होना ही चाहिए। बट अभी भी आपके पास ऐसा नहीं है कि संडे पूरा दिन भटकना है। अगर आप मान लो सारे टास्क जो आपने वीक में डिसाइड किए थे वो सारे के सारे आप अकम्प्लिश कर चुके हो, तो यू डिजर्व दैट होल संडे। बट अगर मान लो कुछ बैकलॉग्स है, तो कल मैं सुबह 5 बजे उठ के भी बैकलॉग्स देख सकता हूँ। 5 बजे से मान लो 10 बजे तक अपने 2 लेक्चर देख लिए, बहुत अचीव कर लिया, ठीक है। फिर 10 बजे के बाद एंजॉयमेंट शुरू।
जाओ मूवी देखने जाओ, घूमने जाओ, मिसल खाने जाओ, कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है, सो जाओ। सर 5 बजे उठने की बात कर रहे हो, कहाँ पे सोए? लेट उठो, फिर थोड़ा दोपहर का टाइम पढ़ाई करो। बैकलॉग है तो, आपका कोई बैकलॉग नहीं है तो यू डिजर्व इट, एंजॉय। ओके फाइन, आज जो पढ़ा है वो आज जाके पढ़ना है, लेकिन सैटरडे इवनिंग को। एनीवे लेट्स गो अहेड। तो कहाँ पे थे हम लोग? 10,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा ना? हाँ, तो आगे एक और एग्जांपल दिया देखो। सपोज इन अबव एग्जांपल इफ डायरेक्टर्स आल्सो अनाउंस्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, वेदर बोनस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव दिस डिविडेंड? आंसर इज यस। तो लिखेंगे अगले लाइन पे, इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 will be received on bonus shares also. अमाउंट इज इक्वल टू, बताओ अब अमाउंट कितने शेयर्स पे निकालो डिविडेंड? पहले वाले 1000 शेयर्स थे ना हमारे, और 500 बोनस मिले, करेक्ट है क्या बच्चों? तो 1500 शेयर्स इंटू 1500 बराबर है ना, इंटू 100 रुपीज की फेस वैल्यू, इंटू कितना परसेंट बोला है? 5%। तो कितना आता है? ₹7,500। एंड दिस विल बी ऑल पोस्ट एक्विजिशन। ओके, ऐसा मैं मान रहा हूं, 30 जून के बाद का ही है। ओके, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 टू डिविडेंड अकाउंट, बराबर है क्या बच्चों? 7,500। मित्रों, क्या आप लोगों को समझ में आया? चलो, तो डिविडेंड, आई थिंक बोनस शेयर्स के सारे मैटर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। राइट शेयर्स का मैटर अभी तक पेंडिंग है, पेंडिंग रखो। क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9। चलो, शैल वी स्टार्ट? राइट डाउन इन योर बुक क्वेश्चन नंबर 9, ये सॉल्व करेंगे। On 1/4/2021, Mr. Krishnamurthy purchased 1,000 shares of ₹100 each in Telco Limited. On 1/4/2021, Mr. Krishnamurthy purchased 1,000 shares of ₹100 each in Telco Limited. तो Telco Limited कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं किसने? मिस्टर कृष्णमूर्ति ने। कितने रुपए में? 1,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन खरीदा है 120 रुपए में, फ्रॉम अ ब्रोकर वो चार्ज 2% ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज को भी हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में जोड़ देंगे, आसान है एकदम। ही इनकर्ड 50 पैसे पर ₹100 एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स, यानी कुछ टैक्स भरा है हमने एक प्रकार से। शेयर ट्रांसफर, एक के नाम से दूसरे के नाम पे ट्रांसफर होने के लिए हमें ये स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। ओके, कितनी है स्टैम्प ड्यूटी? 100 रुपए के लिए 50 पैसे, 100 रुपए के लिए 50 पैसे। अभी हमारी खरीदी कितने की होगी जरा देखो। ब्रोकरेज पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगानी है, सिर्फ परचेस पे। 1,000 शेयर्स खरीदे 120 रुपए से, तो 1,20,000 का हमारा परचेस हुआ, बोलो हाँ या ना? 1,000 शेयर्स खरीदे 120 रुपए के हिसाब से, तो हमारा टोटल परचेसेस कितने का हुआ इन्वेस्टमेंट का? 1,20,000 का। अभी सिंपल है दोस्तों, 100 रुपए अगर खरीदते हो तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी बैठती है? 50 पैसे। अगर मैं 1,20,000 की चीज खरीदता हूं तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी आएगी?
600 रुपीज, तो 600 मुझे देना है एडिशनल। अब इस 600 को मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझू या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही जोड़ना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमें दो चीजें ऐड करनी है, ब्रोकरेज एंड दिस स्टैम्प ड्यूटी, शेयर ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी। ओके, 600 रुपये आएगी, कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो ये तो हुआ 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 31 जनवरी 22 बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, 2 शेयर जिसके पास है उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। आपको कितने मिलेंगे? 500। आपके पास 1000 शेयर्स है तो 500 बोनस शेयर्स मिलेंगे, बराबर है ना। जिसके पास 2 शेयर्स है उसको, देखा क्वेश्चन में कैसा दिया जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 1:2 को 1:2 को ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना है कि जिसके पास 1 शेयर है उसको 2 शेयर मिलेंगे। क्लियर कट लिख के दिया आपको बुक में, हमेशा 2 इज द ओरिजिनल होल्डिंग एंड 1 इज द बोनस शेयर। बोनस शेयर पहले लिखा जाता है एंड देन ओरिजिनल होल्डिंग लिखा जाता है। तो 2 शेयर के लिए 1 शेयर है, तो 500 शेयर्स बोनस शेयर्स मिलेंगे। क्या एंट्री करोगे बोनस शेयर्स मिलने की 31 जनवरी को? कुछ एंट्री नहीं करेंगे, ओनली क्वांटिटी कॉलम अपडेट करेंगे। आगे पढ़ता हूं। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स द शेयर्स वेर कोटेड एट ₹175 पर शेयर एंड ₹90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। दोस्तों ध्यान से पढ़ेगा, बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स। रिकॉर्ड डेट कौन सी मानूं मैं यहां पे बोनस शेयर्स के लिए? 31 जनवरी को ही मानना पड़ेगा, कोई दूसरी रिकॉर्ड डेट इन्होंने नहीं दी है। तो 31 जनवरी विल बी कंसिडर्ड एज रिकॉर्ड डेट। समझ में आ रहा है? ये लोग क्या बोल रहे हैं, बिफोर रिकॉर्ड डेट यानी 31 जनवरी के पहले शेयर कितने रुपए का था हमारा? 175 का। एंड आफ्टर बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट, सॉरी आफ्टर बोनस रिकॉर्ड डेट शेयर इज ट्रेडेड एट 90 रुपीज। ऑन 31st March 22 Mr. Krishnamurthy sold bonus shares to a broker who charged 2% brokerage। क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है, कृष्णमूर्ति ने कौन से शेयर्स बेचे? बोनस शेयर्स बेचे। 2% ब्रोकरेज भी चार्ज किया, मतलब सेल वैल्यू से ये माइनस करेंगे। कितने रुपए में बेचा बताया नहीं है, लेकिन आपको यहां पे बताया है कि आफ्टर बोनस इशू शेयर्स कितने का हो गया? 90 रुपीज लेना है। आफ्टर बोनस इशू शेयर 90 में बेचा ऐसे मानना है, इसीलिए वो लाइन दिया है आपको। समझे कि नहीं समझे? यानी 1 शेयर 90 में बेचा, मैं टोटल कितने शेयर बेचूंगा? पूरे 500 के 500 शेयर्स बेच दूंगा। क्लियर है क्या दोस्तों? शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति हु हेल्ड दिस शेयर्स एज करंट एसेट। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बट मार्केट वैल्यू कहां पे? 31 मार्च का, तो हम वही 90 रुपीज को मार्केट वैल्यू मानेंगे 31 मार्च की। क्लियर है क्या दोस्तों? समझ में आ रही है बात? चलो शैल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे डिविडेंड अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी डिविडेंड का डी दिख रहा है आपको? नहीं ना, तो डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाएंगे। सिंपल, सिर्फ 2 ही कॉलम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। कौन से? नंबर ऑफ शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट दिस टाइम आई एम स्किपिंग। ओके ओके, यस और नो बोलना है। देखो यस ऐसे बोलना है, यस, नो बोलना है, नो। हैप्पी रहो यार, क्यों नाराज हो रहे हो? इतना सीरियस क्यों होते हो? सुजल इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? रुजुल क्या प्रॉब्लम है? फाउंडेशन में तो बहुत परेशान करते थे, इंटर में आने के बाद मैच्योर्ड हो गए हो क्या, या दिख रहे हो मैच्योर्ड? नए दोस्त बनाओ, मैं हूं ना। होंगे होंगे, चेंज इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ओके, हाँ आयुष्य, चलो लिखो इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड। for the year ended 31st March 22. Date
particulars, number of shares, amount। चलो जल्दी जल्दी, सिर्फ 15 मिनट है अपने पास। इसके बाद मैं होमवर्क भी देने वाला हूं आपको। कुछ नहीं, ऐसे ही 2 क्वेश्चन दूंगा बस। करोगे ना? करना पड़ेगा। चलो, हो गया क्या? लेट्स स्टार्ट। सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऑन 1/4/21 कृष्णमूर्ति परचेस 1000 इक्विटी शेयर्स। करेक्ट है कि नहीं? तो 1/4/21 को पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत ही आसान है। हाउ मेनी शेयर्स? 1000 शेयर्स, बट इसका अमाउंट थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। एक 4-5 लाइन का अकाउंट बनाया ना आपने, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, 5 लाइन्स काफी है। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेस्ड। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेस्ड। राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। शैल वी स्टार्ट? पॉइंट नंबर ए। अभी एक से इंटरेस्ट प्राइस मत लिखना। पॉइंट नंबर ए, परचेस कॉस्ट 1000 शेयर्स 120 रुपए के हिसाब से खरीदे, 1,20,000 बराबर है क्या? पॉइंट नंबर बी, एड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एक्विजिशन। यानी खरीदने के लिए ये खर्चे करने पड़ते ही है, ऐसे वाले खर्चे। यानी शेयर्स में ना खरीदूं तो ये खर्चे मुझे नहीं करने। ओके, इसमें पहला कौन सा आएगा? ब्रोकरेज। कितना है ब्रोकरेज? एट द रेट ऑफ 2%, तो 1,20,000 का 2% 2,400 रुपए। सेकेंड, अब देखो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है, 1,20,000 प्लस 2,400 पे स्टैंप ड्यूटी भरनी है या सिर्फ 1,20,000 पे स्टैंप ड्यूटी भरनी है? तो दोस्तों क्लियर कट बोला, ही इनकर्ड 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स के ऊपर ही देना ही है। करेक्ट है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। यहां पे जरा कैलकुलेशन दिखाओ, 1,20,000 इंटू 0.50 डिवाइडेड बाय 100 ना, ये उल्टा करा मैंने, बराबर है ना? जिनको समझ में नहीं आया वो ऐसा लिखेंगे, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 0.50 का ट्रांसफर फीस। 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट तो कितना? और ये भी नहीं समझा तो जरा पूछ लेना मुझे। 600, तो टोटल 3,000 का खर्चा हुआ। तो पॉइंट नंबर सी, टोटल कॉस्ट 1,23,000। आई होप अभी आपको इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट का मतलब समझ में आ रहा है। ये 3,000 को मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ सकता था, गलती से समझना नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, इन्वेस्टमेंट में ही जोड़ दो। तो ये आ गया 1,23,000। इसको इन्वेस्टमेंट में क्यों ऐड करना है 3,000 को? इसको गलती से P&L में भेजोगे ना तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट गलत दिखेगा। ये शेयर्स खरीद के तुम पैसा दूसरी जगह से कमा रहे हो और इसके खर्चे आप कहाँ पे भेज रहे हो?
अपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जो बिजनेस है, क्लास के बिजनेस के P&L अकाउंट में मान लो मैं मेरे शेयर्स के ट्रांसफर फीस दिखाऊंगा, तो फीस आपकी इनकम में से ये मेरे इन्वेस्टमेंट के खर्चे माइनस करूंगा, तो मेरे ईपीए का प्रॉफिट गलत दिखेगा ना, सिंपल है, इसीलिए वो कैपिटलाइज करना है। जान दो, नहीं समझा तो छोड़ दो, आई कैन अंडरस्टैंड। आगे बढ़ू क्या? ऑन 31 जनवरी 2022, अब डायरेक्टली ट्रांजैक्शन, इसके बाद बीच में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, इसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट डेट नहीं है, जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट। कोई ऐसा खुद से कुछ अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड कौन से तारीख को? 31 जनवरी 22 को, इन द रेशियो ऑफ 1:2। करेक्ट है क्या दोस्तों? तो मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगा, जरूरत नहीं है वैसे बट फिर भी बनाता हूं। डिटेल्स ऑफ बोनस इशू, ऑन 31 जनवरी 22। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका रिकॉर्ड डेट कौन सा है? कौन सा है? 31 जनवरी 22 ही एज्यूम करेंगे, करेक्ट है ना? 22 बराबर है ना? रिकॉर्ड डेट 31 जनवरी 22 है। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन दिस डेट जरा बताएंगे। 1000 शेयर्स है अपने पास। बोनस इशू कितने से होगा? 1:2। ये 2 को हमेशा मैं क्या मानता हूं? ओरिजिनल होल्डिंग। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। बोनस इशू, देन नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, सिंपल है, जिसके पास 2 शेयर्स है उसको 1 बोनस मिलेगा। मेरे पास 1000 शेयर्स है तो मुझे कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? 1000 इंटू 1/2। ये आता है ना आपको, ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, इससे डिवाइड करना होता है। 1000 इंटू, सर क्यों मजाक कर रहे हो? 1/2, मजाक नहीं सच में पूछ रहा हूँ। 500 शेयर्स, इसको कौन सा रूल बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं, मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ ना लायक। स्वप्निल सर को पूछता हूँ, रुको, मुझे पता नहीं। प्रोपोर्शन है ना ये, ऐसा कोई रूल नहीं है, जान दो। मैं मैथ्स में क्यों जा रहा हूँ? अच्छा लगता है ना मैथ्स पास होने के बाद? या मैथ्स पसंद था आप लोगों को? अभी आप बोलोगे हाँ सर पसंद था करके, नहीं पसंद था? पसंद होना चाहिए मैथ्स। मैथ्स एक ही तो सब्जेक्ट है जिसमें जान है, बाकी तो सब मरे हुए ही है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बोनस शेयर्स की एंट्री क्या करनी है? तारीख लिखना है 31 जनवरी 22, 31 जैन 22। क्या लिखेंगे? 2 बोनस इशू, और सिर्फ क्वांटिटी कॉलम अपडेट करना है। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन हो गया ना, सब लोगों ने लिखा ना? अमाउंट कॉलम में डैश लिखो, अमाउंट कॉलम में डैश लिख दो। लिख दिया? अब ध्यान देना है, बिफोर बोनस शेयर्स मार्केट प्राइस वॉज 175, आफ्टर बोनस शेयर्स मार्केट प्राइस इज 90 रुपीज। ऑन 31 मार्च 22, यानी आफ्टर बोनस शेयर्स, कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स टू द ब्रोकर। चलो सेल की एंट्री करते हैं। 31 मार्च 22, बाय बैंक, बोलो हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कभी गौर से आपने देखा है क्या? अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में? 2 बैंक बाय बैंक, 2 बैंक बाय बैंक, 2 बैंक बाय बैंक, और बीच बीच में कभी P&L आ जाता है। हो गया, आसान है यार, क्या है इसमें? लेकिन ये सारे जो
मजे वाली बात है ना, ये सब कंसेप्चुअली पढ़ने के बाद मैं बताता हूँ। इसको कभी आप ढाल बना के मत रखना कि हाँ इन्वेस्टमेंट में इतना ही आता है, टू बैंक बाय बैंक, टू बैंक बाय बैंक। खरीदा तो इस, मतलब ऐसे भी पढ़ा सकते हैं ना हम लोग, खरीदा तो इस साइड में, बेचा तो इस साइड में। ये टेक्निकली नहीं जाना है हमें अकाउंट्स में, कंसेप्चुअली ही जाना है। ओके हाँ, बट अभी कंसेप्ट पढ़ा पढ़ा के भी किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ये भी बताना पड़ता है। खरीदा तो इस साइड में लिखो, बेचा तो इस साइड में लिखो। बेचा तो प्रॉफिट लॉस निकालना आता है, वो रिकॉर्ड करो ठीक से। ठीक है ना। चलो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचे? बोनस शेयर्स बेचे मतलब 500 बेचे। और कितने रुपए में बेचे? यहां पे कैलकुलेशन दिखाता हूं, 500 इंटू 90 माइनस ब्रोकरेज कितना है? 2%। अब इसका वर्किंग नोट बनाने का मन नहीं है, आसान कैलकुलेशन है ना, यहां पे ही दिखा सकता हूं मैं। कितना आता है? 44,100। तो दोस्तों 44,100 में आपने सेल कर दिया, करेक्ट है कि नहीं? इसके ऊपर नफा हुआ या नुकसान हुआ? बोनस शेयर्स बेचे बच्चों, कितने में बेचे? 44,100 में। बोलो हाँ या ना। कितने में खरीदे थे? 0 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? तो कहना है राइट टू पी एंड एल अकाउंट 44,100। रुजुल कहना है राइट 44,100। नहीं करना था। ये 44,100 देख रहे हो, ये गलत है। बोनस शेयर्स आर नेवर टू बी कंसिडर्ड एज सेपरेट लॉट्स। वो आपको उल्लू बनाने का प्रयास करेंगे, हम उल्लू नहीं बनेंगे। मैंने लिख के दिया ना आपको, बोनस शेयर्स आर नेवर टू बी कंसिडर्ड एज सेपरेट लॉट्स, इट दोज आर ऑलवेज टू बी अटैच्ड विद द ओरिजिनल लॉट। बोनस शेयर का कॉस्ट 0 मत बोलो, एवरेज कॉस्ट रिवाइज करके ही प्रॉफिट लॉस निकालो। आर यू ऑल गेटिंग इट? चलो, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, एक काम करो, पहले लिखो, चलो वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए, सेल वैल्यू कितने रुपए की है? 44,100 की। पॉइंट नंबर बी, लेस कॉस्ट। तो दोस्तों मैं यहां पे कैलकुलेशन करता हूं, मैंने टोटल कितना पैसा खर्च किया? 1,23,000, जिसमें मैंने शेयर्स कितने खरीद लिए? 1000 पहले आए थे और 500 बोनस मिल गए, तो 1500 शेयर का कॉस्ट मानूंगा मैं अभी। बराबर है कि नहीं? मल्टीप्लाइड बाय 500 शेयर्स, 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1500 करोगे तो 82 रुपीज़ का एक शेयर पड़ेगा, इंटू 500 तो 41,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर सी, प्रॉफिट ऑन सेल 3,100। ये आंसर करेक्ट है। समझे क्या बच्चों? इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, तो टू पी एंड एल अकाउंट, तारीख लिखूंगा 31 मार्च 22। कितने रुपए? नंबर ऑफ शेयर्स में डैश, अमाउंट कॉलम में 3,100। यहाँ पे एक हैश टैग लगाओ और ऊपर मार्जिन में लिखो, बोनस शेयर्स आर नेवर टू बी कंसिडर्ड एज सेपरेट लॉट। बोनस शेयर्स आर नेवर टू बी कंसिडर्ड एज सेपरेट लॉट, इसीलिए प्रॉफिट 3,100 आया। फ्यूचर में क्या होगा, आप फिर से प्रॉफिट 44,100 ही सोचोगे, तब आपको ये नोट याद करना है, इसीलिए मैंने वो अभी नोट लिखवाया। ठीक है, बोनस शेयर्स आर नेवर टू बी कंसिडर्ड एज सेपरेट लॉट। वर्किंग नोट नंबर 4, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। ऑन बैलेंस शीट डेट। चलो, रूल क्या है? कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू whichever इज लोअर। चलो 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 जल्दी, चलो बताइए, कॉस्ट कितना है?
यहाँ पे वापस से वही कैलकुलेशन, 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1500 शेयर्स, पर शेयर 82 मिलेगा, इनटू अभी अपने पास कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स है, करेक्ट है ना। तो ये 82,000 आ रहा है क्या। फेयर वैल्यू कितनी है, 1000 शेयर्स इंटू 90 रुपीज, तो 90,000। 90 कहाँ से लिया सर, यहाँ पे दिया है ना 90 रुपीज, आफ्टर बोनस इशू 90 रुपीज ही प्राइस है, इन्होंने 31 मार्च का प्राइस दिया नहीं है, तो मैं यही मानूंगा कि 90 रुपीज ही है उस दिन भी, उस दिन भी 90 रुपीज ही मानना है। समझ में आया। ओके, तो बताओ विच वन इज लोअर। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। फटाक से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाओ और क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखो, 82,000। तारीख लिखूंगा 31 मार्च 22 बाय बाल सी डी। हाउ मच, क्वांटिटी बताओ 1000 शेयर्स, अमाउंट बताओ 82,000। टैली होगा क्या, कॉस्ट पे बैलेंस दिखाते हैं तो हमेशा टैली होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। 1500 1500 44,100 प्लस 82,000, 1,26,100, और यहाँ पे भी 1,26,100। दिस क्वेश्चन इज टैलिड, इज इट राइट। बोलो ना रे बच्चों। नोट्स की कॉपी सबको मिल गई, मैंने पीडीएफ शेयर किया था टीम ईपीए पे, मिला ना वहाँ से आपको। हाँ, तो वो कॉपी डाउनलोड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, जैसे अभी सॉल्व किए ना हमने, वैसे के वैसे। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व इट एज अ होमवर्क, उसी बहाने से पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 मार्क इट एज अ होमवर्क। ओके, इसके आंसर मैं कल के लेक्चर में चेक करता हूं, चलेगा। कल यानी परसों के लेक्चर में। टुमारो इज संडे, एंजॉय योर डे, हॉलीडे है कल, गलती से यहाँ पे आना मत। ओके, डोंट वरी सर, हम उतना प्रिकॉशन रखते हैं, है कि नहीं। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं अभी डायरेक्टली कब, मंडे के दिन। आई होप आप सब लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। फिर भी मैं अगेन आपको रिपीटेडली बोल रहा हूं, कुछ भी डाउट से पूछ लेना, ठीक है। चलो।